मुंबई का सफेद हाथी। जी हां, मुंबई का सफेद हाथी। नमस्कार। भारत के तमाम शहरों में मोनोरेल चलाने का प्रयोग मुंबई में असफल साबित हुआ है। मुंबई में चल रही देश की एकमात्र मोनोरेल सफेद हाथी साबित हो रही है। पिछले सवा साल के दौरान इस मोनोरेल का जो प्रदर्शन रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी अब पसोपेश में है कि राज्य में दूसरी मोनोरेल लाइनें बिछाई जाएं या नहीं। राज्य की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी प्रोजेक्ट की जांच शुरू कर रही है। मोनोरेल मुंबई के लिए क्यों बन गई है सफेद हाथी? आइए देखिए, एबीपी न्यूज की एक खास पड़ताल पेश कर रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। दो फरवरी 2014 को जब मुंबई में पहली मोनोरेल की शुरुआत हुई तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। पहले हफ्ते में ही 1,36,000 लोगों ने मोनोरेल से सफर किया और हफ्ते भर में ही मोनोरेल ने करीब 14 लाख रुपए की कमाई की। लेकिन मोनोरेल की शुरुआत के करीब सवा साल बाद हालत बिल्कुल उलट है। मोनोरेल मुसाफिरों के लिए तरस रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई के लिए मोनोरेल बन गई है एक सफेद हाथी? हम इस वक्त मोनोरेल में वडाला से चेंबूर के बीच सफर कर रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में 9:45 बज रहे हैं। आमतौर पर ये मुंबई का वो वक्त है जब तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन, चाहे वो लोकल ट्रेनें हों, मेट्रो हो या फिर बेस्ट की बसें हों, मुसाफिरों से खचाखच भरी रहती हैं। ऑटो टैक्सी मिलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन आप इस मोनोरेल को देखिए, इस वक्त पीक आवर्स के वक्त मोनोरेल में कई सारी सीटें खाली पड़ी हैं और यहाँ पर चंद लोग ही बैठे नजर आ रहे हैं। अगर मुंबई के दूसरे यातायात के माध्यमों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनों से रोजाना 41 लाख लोग सफर करते हैं और प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनों से हर रोज 35 लाख लोग सफर करते हैं, जिनसे उसे रोजाना 2 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसी तरह मुंबई के वर्सोवा और घाटकोपर के बीच चलने वाली मेट्रो रेल में रोजाना 2.25 लाख लोग सफर करते हैं, जिनसे प्रतिदिन 65 लाख रुपए की कमाई होती है। मोनोरेल का पहला फेज 9 किलोमीटर लंबा है और इसमें 7 स्टेशन आते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 7 में से 3 स्टेशन आबादी के करीब नहीं है और लोगों की पहुंच से बाहर है, यानी कि लोगों को स्टेशनों तक पहुंचने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इस भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन को ही लीजिए। भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन यह है और इसके दाहिनी तरफ है भक्ति पार्क कॉलोनी। यहाँ पर रहने वाले लोगों के मद्देनजर ही भक्ति पार्क स्टेशन को बनाया गया था। लेकिन भले ही स्टेशन को नाम दे दिया गया हो भक्ति पार्क, लेकिन भक्ति पार्क के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है कि भक्ति पार्क कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच आ जाता है ये नाला, और अगर किसी को भक्ति पार्क में रहने वाले शख्स को इस्तेमाल करना है मोनोरेल का, तो उसे करीब 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन तक पहुंचना होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मोनोरेल का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, अदर देन कि जब लॉन्च हुई थी तो बच्चों को एक जॉय राइड पे लेके गए थे। उसके बाद कभी हमने दोबारा मोनोरेल में ट्रैवल नहीं किया। उसके 2 रीज़न है। पहली तो यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और दूसरा जो स्टेशन है वहाँ वो ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है। वहाँ से उतर के आपको फिर दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। उससे अगर आप डायरेक्ट ट्रैवल करते हैं एंड टू एंड, तो आई थिंक बाय रोड इट इज़ मोर चीपर। सो इट इज़ नॉट एट ऑल चीप। हाँ, जब भी कोई बाहर से आता है, बॉम्बे के बाहर से आता है, सो फॉर देम इट इज़ लाइक अ शो पीस। दे लव टू वॉच, दे लव टू ट्रैवल इन इट, बट इट इज़ ओनली फॉर द जॉय राइड, नॉट फॉर द यूज़। वहाँ तक जाने में ही आपको टैक्सी से मतलब भाड़ा लगेगा, प्लस वहाँ से वापस आने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिलती है। तो एक तो स्टेशंस बहुत इनकन्वीनियंट है। दूसरा, जिस 2 लोकेशंस के बीच में स्टार्ट हुई है वो ऐसी है कि मतलब वहाँ से आपको
ऑफिस जाने के लिए मेनली आपके ऑफिसेज जैसे परेल में है, लोअर परेल में, या बीकेसी में है, या साउथ बॉम्बे की तरफ है, तो कोई भी उसमें मतलब कन्वीनियंस नहीं होती जिस तरह का एक इसका रूट बना है और दूसरा फीडर। तो इन दोनों के कारण मुझे ये लगता है कि इट इज़ बेसिकली अ फ्लॉप। मोनोरेल का जो स्टेशंस वगैरह बनाए हैं उससे सुविधा नहीं लेकिन असुविधा ज़्यादा होती है। वो इससे बेहतर थे कि सबरबन में कालीना कुर्ला बीकेसी से आती थी मोनोरेल, तो सब ये लोगों को भी आसान होती थी, लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ पब्लिक का मनी है। हम भक्ति पार्क वालों को लिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमें 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। टैक्सी वगैरह तो ले सकते हैं लेकिन अपना व्हीकल लें तो उसके लिए हमें पार्किंग नहीं है। अगर आम नागरिक मोनोरेल का फायदा नहीं उठा सकते तो आखिर मोनोरेल की प्लानिंग किसके फायदे को मद्देनजर रखकर की गई, ये जानते हैं अनिल गलगली से, जो कि मोनोरेल प्रोजेक्ट को बारीकी से स्टडी करते आए हैं। अगर हम देखेंगे कि मोनो रेलवे के जो स्टेशन बने हैं, जो हर स्टेशन ऐसे जगह पर बने हैं जहां आम बस्ती नहीं है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि एमएमआरडी और सरकार ने सिर्फ बिल्डरों के हित के लिए, बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनके मकान बेचने के लिए मोनो रेलवे को बनाया है और उनके डेवलपमेंट की जगह पर रेलवे स्टेशन को बनाने पर ज़्यादा वरीयता दी है। अनिल गलगली की बात में कितना दम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं भक्ति पार्क के कुछ रियल एस्टेट कारोबारियों से। हमारे साथ में मौजूद है महेश पालांडे। आपसे जानना चाहेंगे कि मोनोरेल कितना बड़ा फैक्टर रहा है यहाँ के प्राइसेस को बढ़ाने में। सर 2001 में आप पकड़ लो, प्राइस स्टार्टेड विद 18 था। टुडे लाइक सेलिंग फॉर 19,000 टू 22,000 तक इसका रेट मतलब आ गया है। वो एक फैक्टर है। पर स्क्वायर फीट का रेट आप बता। स्क्वायर फीट वो एक फैक्टर है जो मतलब अभी रियल एस्टेट की प्राइस यहाँ पे स्पेशली इन भक्ति पार्क बढ़ गई है, मतलब फैक्टर है वो। तो मतलब लोग जब यहाँ पर फ्लैट्स बेचते हैं यहाँ पे, या फिर बिल्डर नया फ्लैट बेचता है इस पूरे इलाके में, भक्ति पार्क हो या फिर लोढ़ा की टाउनशिप हो या फिर और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या मोनोरेल को भी प्रचारित किया जाता है कि हमारे यहाँ पर मोनोरेल भी और इस वजह से ज़्यादा कीमत मांगी जाती है? यस, मोनोरेल को करते हैं डेफिनेटली। दैट इज़ अ प्लस यूएसपी दिखाई जाती है कि ये मोनोरेल यहाँ से पास होती है, सो इट इज़ कन्वीनियंट, लोगों को आने जाने में मतलब कन्वीनियंट होता है। ऑफिसेस है, जैसे उनके शॉपिंग एरियाज है, तो कन्वीनियंट है, वही यूएसपी है मोनोरेल। अगर कोई यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK का फ्लैट खरीदना चाहे तो उसे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? करीबन 1 करोड़ 25 लाख। और अगर 2 BHK खरीदना चाहे? करीबन 2 करोड़ 2-2.25 करोड़। मोनोरेल को करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। प्रतिदिन मोनोरेल को चलाने के लिए 60 लाख रुपए का खर्च आता है और इसकी आमदनी होती है महज 50,000 रुपए, जो कि टिकट बेचकर मिलती है। इसका मतलब ये कि हर दिन करीब 6.5 लाख रुपए का घाटा मोनोरेल को उठाना पड़ता है। इसको शुरू करने की पहली डेडलाइन अप्रैल 2011 की थी, लेकिन कई कारणों से काम वक्त पर नहीं शुरू हो पाया और इसकी लागत बढ़ती गई। क्योंकि जब मोनो रेलवे का जो मूल प्लान बना था वो प्लान स्ट्रेट था, मगर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस वक्त के अधिकारियों ने उस प्लान को चेंज किया और वो प्लान को चेंज करते वक्त ना उन्होंने मुख्यमंत्री की अनुमति ली, ना नगर विकास विभाग की अनुमति ली। एमएमआरडी के जो तत्कालीन कमिश्नर थे रत्नाकर गायकवाड़, उन्होंने अपने अधिकार का नाजायज लाभ उठाते हुए उस मूल लाइन को बदला, जिसकी वजह से सरकार को भी घाटा हुआ। जब ये भारत में पहली बार मोनो रेलवे आई तो उसको स्ट्रेट लेके जाने का एक ज़्यादा उस पर लोगों ने जोर दिया, मगर जहाँ पर स्ट्रेट लेके जाते हैं तो जहाँ पर बिल्डर लोगों की जगह है, जहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उन लोगों को उसका लाभ कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए कई जगह उन्होंने टर्निंग करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो हपकिन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे उसे 1 किलोमीटर उसे टर्न करने का काम किया, जिसके वजह से मोनो रेलवे देर हुई और सरकार को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मुंबई में मोनोरेल को एमएमआरडीए, भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो और मलेशियन कंपनी स्कोमी मिलकर चलाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में सीएजी की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें भी सीएजी ने मोनोरेल पर कई कड़े सवाल उठाए हैं। सीएजी ने करीब 21 खामियां पाया है मोनोरेल के प्रोजेक्ट में, और साथ ही ये भी बात बताई है कि किस तरह से मोनोरेल प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट तय किए जाते वक्त और इसकी लागत तय किए जाते वक्त
पारदर्शिता नहीं बरती गई। जो कैग की रिपोर्ट ने सीधे उसे निर्माण से लेकर उसे चलाने तक हर जगह पर टिप्पणियां की है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सामग्री का इस्तेमाल किया है वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। जो मोनो रेलवे का जो निर्माण था, जो उसका स्ट्रक्चरल जो निर्माण काम था, वो 120 साल तक टिके रहने की गारंटी जो मौजूदा काम नहीं दे रहा है। उस वक्त के एमएमआरडी के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर ने मिलीभगत करके उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मोनो रेलवे की जो सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर छोटा सा भी भूकंप मुंबई शहर में आता है तो मोनो रेलवे कभी भी गिर सकती है। बेसिकली हमने कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के पहले हम उसका डीपीआर प्रिपेयर करते हैं और डीपीआर के टाइम पे स्टेशन हमने डिसाइड किया है और स्टेशन डिसाइड करने के पहले उस एरिया में कितने लोग वस्ती, कितने लोग ट्रैवल करेंगे, उसका डिटेल स्टडी करने के बाद ही उसने हमने डीपीआर तैयार किया है और उस मुताबिक ही हमने स्टेशन की इंस्टॉलेशन किया है। उस एरिया में बिल्डर की कोई स्कीम और हमारे स्टेशन का कोई संबंध नहीं है। हमने स्टेशन डिसाइड करते समय उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो पॉपुलेशन को नजर रखते हुए उस एरिया के पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए हमने स्टेशन डिसाइड किया है और उस मुताबिक ही हमने स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया है और पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के बाद ही टेंडर अवार्ड किया गया है। इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। अब बात करते हैं मोनोरेल की सुरक्षा की, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए 15 मार्च की उन तस्वीरों पर जब मोनोरेल में सफर कर रहे मुसाफिरों की जान सांसत में फंस गई थी। पंद्रह मार्च की सुबह बिजली सप्लाई बंद हो जाने की वजह से मोनोरेल बीच राह में अटक गई। इसमें सफर कर रहे 11 मुसाफिर 1.5 घंटे तक फंसे रहे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से निकाला गया। तो 15 मार्च की घटना से इस बात का खुलासा हुआ कि इस तरह के हादसों से निपटने के लिए मोनोरेल के पास खुद का कोई प्लान नहीं था। तो आप अगर मोनोरेल के बारे में बात कर रहे हो तो मोनोरेल तक पहुंचना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि अगर नीचे रास्ता अगर नहीं रहेगा तो हमारी कोई भी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी और गाड़ी नहीं पहुंचेंगी तो हम सीढ़ी भी नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास तो इवैक्यूएशन प्लान यही है कि हमको दूसरी मोनो से वहां तक पहुंचना पड़ेगा और उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा। अगर मैंग्रोव में कहाँ फंस गई हो, मैंग्रोव के ऊपर, तो एक यही रास्ता बचता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो मोनोरेल का जो ट्रैक है उस ट्रैक के ऊपर से ही उनकी दूसरी मोनोरेल लेके जाके वहाँ तक पहुँच के उन्हें इवैक्यूएशन करना। मोनोरेल की लाइनें घाटकोपर से थाने और कल्याण से भिवंडी के बीच भी बिछाई जाने वाली थी, लेकिन मोनोरेल की मौजूदा हालत को देखते हुए इसके भविष्य के रास्ते फिलहाल बंद हो गए हैं। इस साल के आखिर तक मोनोरेल का दूसरा चरण वडाला से लेकर 7 रास्ता के बीच शुरू हो जाएगा। एमएमआरडीए को उम्मीद है कि तब शायद मोनोरेल लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल हो सके, लेकिन तब तक हमारे और आपके टैक्स के पैसे को मोनोरेल रूपी ये सफेद हाथी निगलता रहेगा। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। मुंबई का सफेद हाथी।